गुड मॉर्निंग साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यम टू अवधि पर। साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी फार्मेसी सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है। इसलिए लास्ट में हमने एक क्लास होम्योपैथी के जनक डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन के जीवनी पर बनाया है। साथियों, डॉक्टर हैनीमैन की जीवनी उनके द्वारा होम्योपैथी में किए गए काम, होम्योपैथी की खोज और उनकी द्वारा लिखी गई किताबें एवं उनके जीवन की अनेक घटनाओं के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बायोग्राफी ऑफ हैनीमैन से आपके पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों, आज की क्लास को हम सभी बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, क्लास के लास्ट में इस पूरे बायोग्राफी का शॉर्ट में एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को अपने सभी साथियों मित्रों तक शेयर कर दें, जिससे सभी तक यह क्लास पहुंच जाए। क्लास को शुरू करते हैं। बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर हैनीमैन। 10 अप्रैल 1755 से 2 जुलाई 1843। 10 अप्रैल 1755 चिकित्सा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, जिस दिन जर्मनी के सैक्सोनी के मिशन में क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन के रूप में एक नायक, एक सुधारक, एक परोपकारी व्यक्ति का जन्म हुआ। वह पर्सिलेन पेंटर क्रिश्चियन गॉटफ्रेड हैनीमैन की तीसरी संतान थे, जो एक पोर्सिलेन फैक्ट्री में काम करते थे। साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि डॉक्टर हैनीमैन का जन्म 10 अप्रैल 1755 को हुआ और इनका पूरा नाम क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन है और इनके पिता का नाम क्रिश्चियन गॉटफ्रेड हैनीमैन है, जो कि यह तीसरी संतान थे। इनके पिता पोर्सिलेन फैक्ट्री में काम करते थे। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है शिक्षा 1767 से 1779। उनके पिता गॉटफ्रेड और माँ जोहाना क्रिस्टियाना ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। 20 जुलाई 1767 को उन्हें टाउन स्कूल में भर्ती कराया गया और उन्होंने कई साल उस स्कूल में बिताए। उस स्कूल में उनके बारे में बताने लायक कोई खास बात नहीं है, सिवाय इसके कि प्रिंस स्कूल के रेक्टर मैजिस्टर मुलर ने उन्हें अपने बच्चे की तरह प्यार किया। अपनी आत्मकथा में हैनीमैन ने यह कहते हुए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है कि वे प्राचीन भाषाओं और जर्मन रचना के मेरे शिक्षक थे। वे अभी भी जीवित हैं और दुनिया के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ, क्योंकि ईमानदारी और परिश्रम में कुछ ही लोग उनकी बराबरी कर सकते हैं। उन्होंने मेरे अध्ययन में स्वतंत्रता दी, जिसके लिए मैं आज भी आभारी हूँ और जिसने मेरे बाद के अध्ययनों पर एक प्रत्यक्ष प्रभाव डाला। मेरे 12वें वर्ष में उन्होंने मुझे दूसरों को ग्रीक भाषा की मूल बातें सिखाने का अधिकार दिया। वे मेरे द्वारा अपने बोर्डर्स को दिए जाने वाले निजी पाठों के दौरान पुराने लेखकों की मेरी आलोचनात्मक व्याख्याओं को भी ध्यान से सुनते थे और अक्सर मेरी राय को अपने से ज़्यादा तरजीह देते थे। मैं अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई करने की वजह से बीमार रहता था। सिर्फ मुझे ही कक्षाओं से अनुपस्थित रहने की अनुमति थी। मैं लिखित अभ्यास और अन्य नोटबुक से प्रतियां भेजने से परहेज करता था और कक्षाओं के दौरान विदेशी किताबें पढ़ता था। मैं दिन के किसी भी समय उनसे मिलने के लिए स्वतंत्र था। कई मामलों में मुझे अक्सर कई अन्य छात्रों से पहले वरीयता दी जाती थी और फिर भी यह कहना अजीब है कि मेरे सभी सहपाठी मुझसे प्यार करते थे। लेकिन उनके पिता इतने गरीब थे कि अपने इकलौते बेटे को पढ़ाने में असमर्थ थे।
वह उसे बार बार शहर के स्कूल से 1 साल से ज़्यादा समय के लिए दूर ले जाते थे ताकि वह अपनी आय के हिसाब से कोई व्यवसाय कर सके। उसके शिक्षकों ने पिछले 8 वर्षों के दौरान स्कूली शिक्षा की उसकी पढ़ाई के लिए कोई भी भुगतान लेने से मना करके उसे ऐसा करने से रोक दिया। उन्होंने हैनीमैन के पिता से विनती की कि वे हैनीमैन को उनके पास छोड़ दें, जिससे वह पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि को पूरा कर सकें। उनके पिता ने उनकी विनती का विरोध नहीं किया, लेकिन वे उनके लिए और कुछ नहीं कर सके। प्रिंस स्कूल में स्कूल छोड़ने के समारोह के दौरान युवा विद्वान हैनीमैन ने लैटिन भाषण की रचना की और उसे प्रस्तुत किया, जिसका शीर्षक था मानव हाथ की अद्भुत रचना। इसमें अगली हेडिंग है चिकित्सा की पढ़ाई के लिए लीप्सिक रवाना हुए। 20 वर्ष की आयु में 1775 वे चिकित्सा में उच्च शिक्षा के लिए लीप्सिक चले गए। उन्होंने अपने पिता की सलाह को दिल से माना। सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़ो। वहाँ लीप्जिग में उन्होंने फ्रेंच और जर्मन पढ़ाकर और अन्य भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद करके अपनी आजीविका अर्जित की, क्योंकि इस बीच वे लगभग 1 दर्जन भाषाओं में निपुण हो गए थे, जिनमें ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, इटालियन, हिब्रू, सीरियाक, अरबी, स्पेनिश, जर्मन और थोड़ी बहुत चाल्डियाक भाषा भी शामिल थी। साथियों, अगली हेडिंग है लीप्जिग से वियना। लीप्जिग से वे वियना गए, जहाँ चिकित्सा अध्ययन के लिए बहुत अधिक लाभ थे। वहाँ उन्होंने ब्रदर्स ऑफ मर्सी के अस्पताल में प्रवेश लिया और उस समय के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर वान क्वारिन के पसंदीदा शिष्य बन गए। कई वर्षों बाद हैनीमैन ने लिखा, मैं अपनी चिकित्सा प्रवृत्ति के लिए डॉक्टर क्वारिन की व्यवहारिक प्रतिभा का ऋणी हूँ। मैं उस समय एकमात्र व्यक्ति था जिसे उन्होंने अपने निजी रोगियों के पास जाने की अनुमति दी थी। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है वान ब्रुकनेथल द्वारा लाइब्रेरियन और डॉक्टर नियुक्ति। ट्रांसिल्वेनिया के गवर्नर बैरन वान ब्रुकेनथल ने उन्हें अपने साथ हर्मनस्टेड में अपने पारिवारिक चिकित्सक और लाइब्रेरियन के रूप में जाने के लिए सम्मानजनक शर्तों पर नियुक्त किया। वहाँ उन्हें कुछ समपार्श्विक विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। 1 वर्ष और 5 महीने के बाद वे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए एर्लांजन चले गए। उन्होंने 1779 में एर्लांजन विश्वविद्यालय से एमडी की डिग्री प्राप्त की। उनके थीसिस का विषय था ए कंसिडरेशन ऑफ द इटियोलॉजी एंड थेरापेटिक्स ऑफ स्पास्मोडिस अफेक्शन। अगली हेडिंग है मेडिकल प्रैक्टिस 1779 से 1792। इसमें पहला है हेटेस्टेड में पहला अभ्यास। हैनीमैन ने मैन्सफील्ड के देश में हेटेस्टेड में अभ्यास शुरू किया। 9 महीने के अंत में 1781 के वसंत में दिसाऊ में एक नया घर बनाया गया, जो हेटेस्टेड से 50 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं था। अगला है 17 नवंबर 1782 को पहली शादी। रसायन विज्ञान में उनकी रुचि और अध्ययन ने उन्हें हैसलर की फार्मेसी के संपर्क में लाया, जहां वे उनकी सौतेली बेटी जोहाना लियोपोल्डिन हेनरिएटी कुचलर से परिचित हुए, जिनसे उन्होंने 17 नवंबर 1782 को विवाह किया। युवा डॉक्टर की उम्र 27 साल थी और उनकी दुल्हन उनसे 9 साल छोटी थी, अर्थात उस समय हैनीमैन की पहली पत्नी की उम्र 18 साल थी। पहला घर जहां नवविवाहित जोड़ा गया
वह गोमर्न के पड़ोसी कस्बे में था, जहां सैमुअल हैनीमैन को डेसाऊ आने के बाद से स्वास्थ्य का चिकित्सा अधिकारी नियुक्त किया गया था। 1783 के अंत में या 1784 की पहली तारीख को सबसे बड़ी संतान हेनरीटा का जन्म हुआ। गोमर्न में रहते हुए हैनीमैन ने डेमाची की रासायनिक उत्पाद निर्माण की कला का फ्रेंच से अनुवाद किया। इसमें अगली हेडिंग है उनका पहला चिकित्सा कार्य। गोमर्न में रहते हुए उन्होंने क्रेब्स जर्नल के दूसरे खंड में कुछ चिकित्सा निबंध भी प्रकाशित किए और वेगैंड जर्नल में अंग्रेजी और लैटिन से कई अनुवाद किए। 1784 में लीप्जिग में स्क्रोफुलस घावों के उपचार पर एक मूल पुस्तक प्रकाशित हुई। यह उनकी पहली असली चिकित्सा का काम था। इसमें अगला है हैनीमैन का असंतोष। इस बीच हैनीमैन उस समय के अस्पष्ट और असंतोषजनक चिकित्सा ज्ञान से असंतुष्ट थे। शायद इस विषय पर उनकी भावनाओं को इस अवधि के बारे में हफलैंड को लिखे गए पत्र को प्रस्तुत करने से बेहतर तरीके से वर्णित नहीं किया जा सकता है। यह बाद में लेजर राइटिंग्स में शीर्षक के तहत प्रकाशित हुआ था। चिकित्सा में पुनर्जन्म की महान आवश्यकता पर उच्च पदस्थ एक चिकित्सक को पत्र। लेटर्स टू ए फिजिशियन ऑफ हाई स्टैंडिंग्स ऑन द ग्रेट नेसेसिटी ऑफ ए रीजनरेशन इन मेडिसिन। इस पत्र में बताया गया है कि मेरे लिए हमेशा अंधेरे में चलना बहुत कष्टदायक था। जब मुझे बीमारियों को ठीक करना होता था और बीमारियों के बारे में ऐसी ऐसी परिकल्पना के अनुसार ऐसी औषधियाँ लिखनी होती थी जो मटेरिया मेडिका में मनमाने ढंग से लिए गए निर्णय के आधार पर दी जाती थीं। तब मेरे पास किताबों से मिलने वाली रोशनी के अलावा कोई और रोशनी नहीं थी। मैं अपने पीड़ित भाइयों की अज्ञात रुग्ण स्थितियों का ईमानदारी से इन अज्ञात औषधियों से इलाज नहीं कर सकता था, जो बहुत सक्रिय पदार्थ होने के कारण जब तक कि सबसे कठोर सटीकता के साथ लागू न की जाए, जिसका चिकित्सक प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि उनके विशिष्ट प्रभावों की अभी तक जांच नहीं की गई है। इतनी आसानी से मृत्यु का कारण बन सकती है या नए रोग और पुरानी बीमारियां पैदा कर सकती हैं, जिन्हें दूर करना अक्सर मूल बीमारी से भी अधिक कठिन होता है। अपने भाइयों का इस तरह से हत्यारा या पीड़ा देने वाला बनना मेरे लिए इतना भयावह और भारी विचार था कि अपनी शादी के तुरंत बाद घर आकर मैंने चिकित्सा का अभ्यास छोड़ दिया ताकि मैं अब और चोट पहुंचाने का जोखिम ना उठाऊं, और मैं पूरी तरह से चिकित्सा में लग गया। लेकिन मैं एक पिता बन गया। गंभीर बीमारियों ने मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मांस और खून को खतरे में डाल दिया। जब मैंने देखा कि मैं उन्हें कोई निश्चित राहत नहीं दे सकता, तो मेरी शंकाएं दोगुनी हो गईं। इसलिए उन्होंने चिकित्सा पद्धति को त्याग दिया और अपने परिवार के समर्थन के लिए खुद को साहित्यिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है होम्योपैथी की खोज। हैनीमैन के जीवनीकार रिचर्ड हेल कहते हैं, कुलेन की मटेरिया मेडिका ने उपचार की नई पद्धति पर पहला मील का पत्थर स्थापित किया, जिसके प्रवर्तक हैनीमैन थे। 1790 में जब कुलेन की मटेरिया मेडिका का अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद कर रहे थे, तो उन्हें एक ऐसा विचार आया जो चिकित्सा की इस पूरी तरह से नई प्रणाली होम्योपैथी का बीज बन गया। कुलेन लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा के प्रोफेसर थे और उन्होंने अपनी मटेरिया मेडिका के 20 पृष्ठ पेरू की छाल
परवियन बार के उपचारात्मक संकेतों को समर्पित किए थे और उन्होंने आंतरायिक बुखार इंटरमिटेंट फीवर के उपचार में इसकी सफलता का श्रेय इस तथ्य को दिया कि यह कड़वा था और पेट पर इसका टॉनिक प्रभाव था। हैनीमैन इस स्पष्टीकरण से इतने असंतुष्ट थे कि उन्होंने कुछ असाधारण किया और उन्होंने खुद ही दवा ले ली। हैनीमैन कहते हैं, मैंने प्रयोग के तौर पर दिन में 2 बार 4 ड्राम चाइना लिया। यह एक ऐसा कदम था जो अब तक मौजूद चिकित्सा अनुसंधान की हर प्रक्रिया के अनुरूप नहीं था। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्हें बुखार या मलेरिया बुखार जैसे लक्षण दिखाई दिए। इस अप्रत्याशित परिणाम ने उनके दिमाग में विचारों की एक नई श्रृंखला स्थापित की और उन्होंने खुद पर और अन्य व्यक्तियों पर अन्य दवाओं के साथ इसी तरह के प्रयोग किए, जिनकी कुछ बीमारियों में उपचारात्मक क्रियाएं अच्छी तरह से स्थापित थीं। ऐसे लगातार प्रयोगों के आधार पर हैनीमैन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दवाएं बीमारियों को ठीक करती हैं क्योंकि वे स्वस्थ व्यक्तियों में समान रोग पैदा कर सकती हैं। हैनीमैन का पूरा सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है। वर्ष 1796 में इस खोज को उनके निबंध ड्रग्स की उपचारात्मक शक्तियों का पता लगाने के लिए एक नए सिद्धांत पर एक निबंध और पिछले सिद्धांतों की कुछ परीक्षा में प्रकाश में लाया गया था। इसे हफलैंड के जर्नल वॉल्यूम सेकेंड भाग 3 और 4 पृष्ठ 391 से 439 और 456 से 561 में प्रकाशित किया गया था। उन्होंने सदियों पुराने कॉन्ट्रेरिया कॉन्ट्रेरिस क्यूरांटर के विपरीत सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरांटर लाइक्स क्योरलाइक्स का अपना नया सिद्धांत पेश किया। रिचर्ड हेल कहते हैं, 1796 होम्योपैथी के जन्म का साल है, अर्थात होम्योपैथी का जन्म 1796 में हुआ। 1805 में हैनीमैन ने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस प्रकाशित की और उनकी ऑर्गन ऑफ द रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग 1810 में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने होम्योपैथी की अवधारणाओं और पद्धतियों को रेखांकित किया और समझाया और उपचार के अन्य तरीकों, विशेष रूप से प्रचलित जिन्हें उन्होंने एलोपैथी कहा, की आलोचना की। साथियों, इसमें अगली हेडिंग है होम्योपैथी का विरोध। होम्योपैथी के अमर इतिहासकार टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने अपनी कृति हैनीमैन का जीवन और पत्र लाइफ एंड लेटर्स ऑफ हैनीमैन में कहा है, इस ऑर्गेनान ऑफ द रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग का प्रकाशन हैनीमैन के खिलाफ एक हिंसक युद्ध की शुरुआत का संकेत था। उस समय के मेडिकल जर्नल्स में उन पर हमला किया गया और उनके अजीब सिद्धांतों के खिलाफ पर्चे छापे गए। उन्हें ढोंगी अज्ञानी कहा गया। उनकी पुस्तक मटेरिया मेडिका पूरा का पहला खंड, जिसमें स्वस्थ मनुष्यों पर औषधियों द्वारा उत्पन्न लक्षणों का ही विवरण है, वर्ष 1811 में प्रकाशित हुआ था। कड़े विरोध और समय लेने वाली लाल फीताशाही के बाद हैनीमैन को लीप्जिग विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने की अनुमति दी गई, लेकिन इसे जल्द ही रोकना पड़ा। हालांकि वह अपने समर्पित शिष्यों का पहला समूह इकट्ठा करने में सफल रहे, जो अपने भौतिक जीवन के अंत तक विज्ञान के प्रति वफादार रहे। प्रिंस श्वार्ज़ेनबर्ग, जो नेपोलियन के खिलाफ मित्र देशों की सेनाओं के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, 31 जनवरी 1817 को स्ट्रोक के कारण लकवाग्रस्त हो गए थे। हैनीमैन से इलाज करवाने के लिए लीप्जिग आए थे। होम्योपैथिक उपचार से उनकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन जल्द ही वे शराब पीने की पुरानी आदत में वापस आ गए और
समय समय पर एलोपैथिक उपचार लेना शुरू कर दिया। यह राजकुमार की मृत्यु से 5 सप्ताह पहले की बात है और हैनीमैन फिर कभी उनसे मिलने नहीं आए। 15 अक्टूबर 1830 को लेप्जिग पहुंचने के 6 महीने के बाद ही एक और स्ट्रोक से राजकुमार की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने ऑस्ट्रियाई लोगों को बहुत पीड़ा पहुंचाई। यह एलोपैथों के लिए होम्योपैथी का उपहास करने का एक बड़ा अवसर था और उन्होंने हैनीमैन के खिलाफ एपोथेकेरीज गिल्ड द्वारा दायर शिकायत में अपना निर्णय रोक लिया तथा 30 नवंबर 1820 के शाही आदेश द्वारा हैनीमैन को उनकी दवाएं देने से लगभग प्रतिबंधित कर दिया गया। अगली हेडिंग है कोएथन में बसने का निमंत्रण। जून 1821 में एलोपैथ फार्मासिस्ट और सरकारी अधिकारियों के विरोध के बीच एनहाल्ट के ड्यूक फर्डिनेंड ने हैनीमैन को कोएथन में रहने और होम्योपैथी का अभ्यास करने की अनुमति दी, जहां बाद में उन्हें प्रीवी काउंसलर के रूप में चुना गया। अगला है पहली होम्योपैथिक पत्रिका। 1822 में स्टैफ ने ग्रास और मूलर की मदद से होम्योपैथी की पहली पत्रिका होम्योपैथिक चिकित्सा विज्ञान का अभिलेखागार द आर्चिव फॉर द होम्योपैथिक साइंस ऑफ हीलिंग प्रकाशित की। 1828 में हैनीमैन की प्रसिद्ध क्लासिक क्रॉनिक डिजीज देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्रकाशित हुआ। 31 मार्च 1830 को लगभग 48 वर्षों के सुखी वैवाहिक जीवन के बाद हैनीमैन की पत्नी और 11 बच्चों की मां की मृत्यु हो गई। अगली हेडिंग है दूसरी शादी। 18 जनवरी 1835 या फिर 1 जनवरी 1835। साथियों यहाँ पर हैनीमैन की दूसरी शादी की तारीख में थोड़ा संदेह है, क्योंकि कहीं पर इनकी दूसरी शादी की तारीख 18 जनवरी 1835 है तो कहीं पर 1 जनवरी 1835 है। इसमें सबसे सटीक 18 जनवरी 1835 को ही माना गया है। 4 साल तक हैनीमैन की देखभाल उनकी बेटियों ने की। 8 अक्टूबर 1834 को एक आकर्षक फ्रांसीसी महिला मैरी मेलानी डे हरविली अपने त्वचा रोग के इलाज के लिए उनसे परामर्श लेने आई थी। वह एक कलाकार और कवयित्री, अमीर और प्रसिद्ध महिला थी। हैनीमैन आयु 80 वर्ष ने 1835 के नए साल के दिन दूसरी बार विवाह किया। इस बार उनकी दुल्हन आयु 35 वर्ष उनसे 45 वर्ष छोटी थी। मैडम मेलानी, जिनका नाम होम्योपैथी के बाद के इतिहास के साथ गहराई से जुड़ा था, जून 1835 में हैनीमैन को फ्रांस लेकर आई। 12 अगस्त 1836 के शाही फरमान द्वारा हैनीमैन को पेरिस में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति दी गई। फ्रांस में हैनीमैन को अपने वर्षों के संघर्षों और भूखमरी के पुरस्कार के रूप में समृद्धि मिली। उसे वह सब कुछ मिला जिसकी मनुष्य आकांक्षा करता है: नाम, प्रसिद्धि, पहचान, पैसा, सम्मान, आराम और सबसे आवश्यक शांति। जीवन के कठिन दौर से गुजरते हुए लंबी यात्रा मृत्यु के अंत तक पहुंचती है। 2 जुलाई 1843 को सुबह 5 बजे हैनीमैन ने 88 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वह गौरव और विजय, नाम और प्रसिद्धि, सफलता और समृद्धि के शिखर पर मर गया। अमेरिका के टी.एल. ब्रैडफोर्ड ने हैनीमैन को निम्नलिखित शब्दों में श्रद्धांजलि दी है: वह दुनिया की सदी के परिवर्तनों से गुजरा, उनकी उपचार प्रणाली को अवमानना से सम्मान की ओर बढ़ते देखा, कठिनाई जानता था, शब्द की राजधानी में
विलासिता में मर गया। विद्वान, जिसे विद्वानों ने सम्मान और सम्मान दिया। वह चिकित्सक, जिससे चिकित्सक डरते थे। भाषाविद, जिसके साथ भाषाविद विवाद करने से डरते थे। रसायनज्ञ, जिसने रसायनज्ञों को पढ़ाया। दार्शनिक, जिसे ना तो प्रतिकूलता और ना ही सम्मान बदल सकता था। हैनीमैन की उपयुक्त प्रतिमा और स्मारक पेरिस के पेरे लाचेज, कोथेन, लेप्जिग और वाशिंगटन में है। हालांकि हैनीमैन अमेरिकी नहीं थे, फिर भी यूएसए सरकार ने $4000 दिए और प्रतिमा के अनावरण समारोह ने एक प्रभावशाली राष्ट्रीय उत्सव का रूप ले लिया। राष्ट्रपति मैकिनले और वित्त मंत्री ग्रिग्स ने भाषण दिए। यूएसए के राष्ट्रपति ने गुरुवार 21 जून 1900 के समारोह के बाद व्हाइट हाउस में हजारों मेहमानों को आमंत्रित किया और सरकारी भवन के भव्य रूप से अभिषिक्त राजकीय कक्षों में सामान्य रीति के विपरीत उनका स्वागत भी किया। पेरिस के पेरे लाचेज कब्रिस्तान में उनके स्मारक पर शिलालेख इस प्रकार है। अकार्बनिक और जैविक दुनिया के बीच खड़े होकर बीमारों के लाभ के लिए उन्हें एकजुट करना, उनका आभार अर्जित करना, अनंत काल की ओर देखना। सैमुअल हैनीमैन, मानव जाति का उपकारक। साथियों, आगे डॉक्टर हैनीमैन की प्रमुख रचनाएं और उनकी किताबों के बारे में बताया गया है, जिसमें 1755 में लिखी गई किताब मानव हाथ की अद्भुत रचना पर है। 1779 में स्पास्मोडिक प्रभावों के एटियोलॉजी और चिकित्सा विज्ञान पर विचार है। 1782 में निबंध क्रेब के चिकित्सा अवलोकन में है। 1784 में पुराने घावों को ठीक करने और फॉरेंसिक जांच के निर्देश हैं। 1789 में यौन रोगों पर शल्य चिकित्सकों के लिए निर्देश हैं। 1790 में कुलेन के मटेरिया मेडिका का अंग्रेजी से जर्मन में अनुवाद है। 1796 में पागलपन के दौरान क्लोकेन ब्रिंग्स का वर्णन है। 1797 में कुछ वीर वनस्पति पदार्थों के लिए मारक हैं। 1801 में स्कारलेट बुखार का इलाज और रोकथाम है। 1803 में कॉफ़ी के प्रभाव हाइड्रोफोबिया के लिए प्रस्तावित उपाय पर हैं। 1805 में मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस है। 1809 में चिकित्सा की सामान्य प्रणाली में समय के संकेत, साइन ऑफ द टाइम्स इन द ऑर्डिनरी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। 1810 से 1921 के बीच ऑर्गेनान ऑफ द रेशनल आर्ट ऑफ हीलिंग। इसमें 1810 में ऑर्गेनान का पहला संस्करण है। 1819 में ऑर्गेनान का दूसरा संस्करण है। 1824 में ऑर्गेनान का तीसरा संस्करण है। 1829 में ऑर्गेनान का चौथा संस्करण है। 1833 में ऑर्गेनान का पांचवा संस्करण है। 1921 में ऑर्गेनान का 6वां संस्करण है। अगला है 1811 से 1821, जिसमें मटेरिया मेडिका पूरा है। इसमें 1811 में पहला भाग, 1816 में दूसरा भाग, 1817 में तीसरा भाग, 1818 में चौथा भाग, 1819 में पांचवा भाग और 1821 में 6वां भाग है। साथियों, आगे 1813 में नए चिकित्सा सिद्धांत की भावना है। 1816 में यौन रोग और इसके सामान्य अनुचित उपचार पर हैं। 1820 में प्रिपरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन आप होम्योपैथिक फिजिशियन हैं। 1828 से 1830 के बीच क्रॉनिक डिजीज हैं और 1830 से 1831 के बीच हैजा पर 4 लेख हैं। तो साथियों, आप सभी ने आज की क्लास में बायोग्राफी ऑफ हैनीमैन के बारे में विस्तृत तरीके से जान लिया है। आप सभी को यह क्लास कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।